हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 12। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व कर लिया है और अब हमें एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करना है। हमारे आज के टॉपिक जो हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, सेक्शन फार्मूला और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। ये हमारे आज के टॉपिक हैं। हम इन 4 पॉइंट्स पर बातें करेंगे आज, और आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे या इसके अगले एक्सरसाइज से आएंगे। वेक्टर का जो फंडामेंटल था यानी बेसिक जो था वो हमने पढ़ लिया है। अब हमें वेक्टर्स के लिए दूसरी चीज़ों को सीखना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उन दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का एडिशन बहुत ही सिंपल वे में होता है बेटा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ये, जिसका कि ये पॉइंट, ये है इसका पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इस वेक्टर को हमें ऐड करना है, इस वेक्टर को हमें ऐड करना है। और यहाँ पे कोई वेक्टर है, ये इसका पॉइंट सी है, बी है और ये पॉइंट सी है। इसका डायरेक्शन ए टू बी है और इसका डायरेक्शन बी टू सी है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो पहले वेक्टर का एंड पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, ये वाली लाइन था कि यहाँ रख दिया, तो ये हमारा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। मतलब ये ए है, बी है और ये सी है। ए बी को बी सी में ऐड किया तो फिर हमें क्या मिल जाना है, ए सी मिल जाना है। मतलब कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। मतलब कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो वो ऐड तब हो सकते हैं या उन वेक्टर्स को ऐड तभी किया जा सकता है जबकि एक वेक्टर का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट, और जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो पहले वेक्टर के फर्स्ट पॉइंट और दूसरे वेक्टर के लास्ट पॉइंट के बराबर आएगा। देखो ए बी और बी सी का जो ऐड आया तो ये बी भी हट चुका है, पहले वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट और दूसरे वेक्टर का सेकंड पॉइंट, यही उनका रिजल्टेंट वेक्टर आया। यानी कि दो वेक्टर का जो एडिशन होता है, जो दो वेक्टर का ऐड करने पर रिजल्टेंट वेक्टर आता है, वो पहले वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के पहले पॉइंट और सेकेंड वेक्टर के दूसरे पॉइंट के सम के बराबर आता है। इसे बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहा जाता है। और इसे आप लोगों ने अपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। आपको ये भी पता है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी एक रिजल्ट अगर आप चाहो ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और इक्वल टू माइनस वेक्टर सी ए। देख लीजिए आप लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर सी ए को ए सी को सी ए लिखा जाए तो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये माइनस को अगर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है वो आएगा वेक्टर ठीक है बेटा। तो ये ए बी बी सी और ये सी ए का मतलब है कि हम ए से बी पे गए, बी से सी पर और सी से वापस ए पर अगर चले आए तो आप इसको मैथमेटिकली देखिए भी कि वापस ए पर चले आएंगे और वेक्टर ए इक्वल टू 0 होगा। तो ये आ जाता है कभी कभी कि अगर वेक्टर ए बी सी, ये तीन वेक्टर है, प्रूफ करिए कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। बहुत पहले आता था, अभी तो नहीं आता है। तो ये हो गया वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या कहा जाता है कि अगर वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड से या दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि उनका डायरेक्शन एक है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो थर्ड साइड उसको रिप्रेजेंट करेगा। देख लीजिए ए बी एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी सी है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए सी और इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड। इसी तरह से है ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में देख लेते हैं क्या है ये हो गया आपका, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से,
ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का ये डायरेक्शन है, ये है, यहाँ पे ये है और ये है, ठीक है, और वो ऊपर वो है। तो ये हमारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम पढ़ रहे हैं। तो अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मान लेते हैं कि हमारी दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसमें एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, मतलब ये ए है, बी है, सी है, ये डी है। तो वेक्टर ए बी वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर बी सी को वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो इनका सम करने पर आएगा जो वेक्टर, वो इनके डायगोनल के बराबर होगा। मतलब कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड्स, आई रिपीट, दो कंसेक्यूटिव साइड्स यानी जो कहीं आपस में टच हुई साइड्स हैं, अगर वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। यह है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसे क्या कहते हैं बेटा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हालांकि ये दोनों लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। ठीक, अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज। तो वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ए को बी में ऐड कर दें या बी को ए में, वो दोनों ही केस में बराबर आता है। तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कि जो दो वेक्टर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। उनका जो एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आपको पता है कि अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी के बराबर होगी। यानी कि बी और सी को ऐड कर दें, बी और सी को ऐड करने के बाद उसके साथ में वेक्टर ए को ऐड कर दें, तो वो जो रिजल्ट आएगा, और इधर ए और बी को ऐड करके तब वेक्टर सी को ऐड करें, तब वो दोनों ही केस में रिजल्ट बराबर आता है। यहाँ पे तीन वेक्टर लिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ और ये है एसोसिएटिव लॉ। अब हमें पढ़ना है कि अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। क्या है टॉपिक बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर multiplication of a vector by a scalar। स्केलर का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है, ये इस तरह से हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और इस पे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। मान लेते हैं कि इतना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ, तो ये वेक्टर ए जो है वो सीधा सीधा हाफ हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, यानी कि अगर किसी वेक्टर में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस नंबर से डायरेक्टली, जैसे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, वो मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो जाता है। इसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं बाय ए स्केलर। जैसे वेक्टर ए कोई वेक्टर है, अब इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो लैम्डा वेक्टर ए हो जाएगा, और लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर से डायरेक्ट वेक्टर ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये रूल है किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का। अभी वेक्टर में वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का कुछ दूसरा रूल है, क्योंकि वेक्टर से वेक्टर में मल्टीप्लाई दो तरीके से होता है, वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो है वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट। ठीक, तो वो तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि किसी वेक्टर में किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर से संबंधित कुछ है। तो आइए कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अब पढ़ते हैं। ठीक, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अब पढ़ते हैं।